वीडियो की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि 20 साल पहले अचानक से कुछ मिस्टीरियस मॉन्स्टर अपीयर हुए थे। और वो कोई आम मॉन्स्टर नहीं थे, मॉन्स्टर जिनका आने का साइन ही था डेथ और डिस्ट्रक्शन। जहाँ पे इंसानों के हथियार उन मॉन्स्टरों के अगेंस्ट टोटली यूजलेस थे। और ये मॉन्स्टर एक दो नहीं थे बल्कि लाखों की तादाद में थे, जो कि कई पोर्टल के थ्रू ह्यूमन वर्ल्ड में एंटर कर रहे थे। और इन मॉन्स्टरों के खिलाफ लोग बहुत ज्यादा लाचार थे और अपनी जान बचा के यहाँ से भाग रहे थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि उम्मीद की किरण कभी भी दिख सकती है। कुछ लोगों में मॉन्स्टर के खिलाफ लड़ने के लिए एक अनोखी सी पावर मिलती है, लेकिन ये पावर बस कुछ ही लोगों को मिला था जो कि ए रैंक के मॉन्स्टर या फिर उसके ऊपर के मॉन्स्टर को मार सकते थे। और ऐसी पावर लगभग पूरी वर्ल्ड में बस 1000 लोगों के पास ही था जो कि ए रैंक को हासिल किए थे। अब हमें बताया जाता है कि इस वर्ल्ड में रैंक को 7 हिस्सों में बांट दिया गया है। सबसे निचला हिस्सा होता है डी रैंक का, जो कि सबसे कमजोर रैंक होता है। और जो सबसे पावरफुल रैंक रहता था वो होता है ट्रिपल एस। लेकिन बात बस यहाँ पर खत्म नहीं होती, क्योंकि ए रैंक से ऊपर वाले को कभी देखा ही नहीं गया। लेकिन जो मॉन्स्टर थे सब एस रैंक के मॉन्स्टर हुआ करते थे, इसलिए लोग यहाँ पर हार जाते थे। और अगर ह्यूमंस के बारे में बात करें तो ए रैंक से ऊपर वाले और भी ज्यादा कम थे। यहाँ पर बताया जाता है कि जिनका रैंक ज्यादा हुआ करता था उनको सम्मान और पूजा किया जाता था, और जिनका रैंक डी से कम हुआ करता था या फिर डी या सी, उनको एक कचरे का सामान समझा जाता था। और अब कहानी शुरू होती है मसानसिया की सबसे बड़ी सिटी त्यांगफेंग से, जहाँ पे हमारा मेन लीड को दिखाया जाता है जो कि विंडो साइड में बैठ कर कुछ सोच रहा होता है। और उसके क्लास के कुछ बच्चे जो कि अगरबत्ती जला के गॉड से प्रेयर कर रहे होते हैं कि उनको ए रैंक टैलेंट मिल जाए। क्लास का एक बच्चा कहता है कि गॉड, दुनिया में बस 1000 लोग हैं जिनमें से किसी के पास भी ए रैंक नहीं है। गॉड, आप मुझे अगर ए रैंक दे देंगे तो मैं बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो जाऊंगा। प्लीज़ गॉड, मुझे ए रैंक दे दो। तभी उन्हीं में से एक लड़का कहता है कि मैंने सुना है कि पिछले साल एक सीनियर स्टूडेंट ने एस रैंक टैलेंट को एवोकेन किया है, जिसके बदौलत उसको ग्रेट किंग मार्शल एकेडमी में एडमिशन मिल चुकी है। मैंने तो उसके बारे में ये भी सुना है कि वो एक ऑलरेडी मैजिक डोमिन फाइटर रह चुकी है। अब इसको सुनने के बाद एक लड़का कहता है कि कैसा होता कि अगर मैं भी एक मैजिक डोमिन ए रैंक फाइटर होता तो मेरे पास भी सैलरी के तौर पर सालाना लाखों रुपए आते और मुझे भी उन लोगों की तरह बहुत ज्यादा मान सम्मान मिलता और मुझे भी पूजा किया जाता। इसके बाद सुनकर उसका दोस्त बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, तुम दूसरों के पैसे कमाने को देख के ऐसा जल नहीं सकते। तुम्हारा पहला प्रायोरिटी होना चाहिए अपनी फैमिली को और अपने सिटी को लोगों को सुरक्षा करना। वो $1,000,000 वाला बंदा कहता है कि छोड़ भाई, इससे कुछ नहीं होने वाला। एटलास हम एक सब आम आदमी है और हम आम बन के ही रह जाएंगे। हमें बस अपनी सिटी के रक्षा करने के लिए हमें बहुत जोर मेहनत करनी पड़ेगी। पीछे से जो इनकी बातों को हमारा मेन लीड सुन रहा होता है वो इनकी बातों से बोर हो जाता है और अपनी मोबाइल की स्क्रीन को देखने लगता है। वो अपनी फोन की स्क्रीन को देखते हुए कहता है कि मॉम डैड की छोड़ी हुई प्रॉपर्टी लगभग खत्म ही हो चुकी है और अब बची हुई प्रॉपर्टी को बचाना ही एकमात्र ऐसा काम है जो कि मैं कर सकता हूँ। लेकिन क्या इतना इनफ होगा? और वो जोर से सांस लेते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि मेरे पास बस एक ही ऑप्शन बचा है और वो आज रात को मुझे मैजिक डोमिन में जाना ही पड़ेगा। हमारा मेन लीड बताता है कि मेरा नाम है जेंग जे। 10 साल पहले मैं इस वर्ल्ड में आया था एक दुनिया के ग्लिच के कारण, और मुझे जो इनाम मिला था वो मुझे मेरे एडॉप्टिव पेरेंट्स ने दिया था, जेंग कपल। जेंग कपल ने मुझे अपने बच्चों की तरह ट्रीट किया और अपने बच्चों की तरह मुझे पाला। अगर इस कपल ने मुझे अडॉप्ट ना किया होता तो अभी तक शायद मैं इस वर्ल्ड में जिंदा होता। और इस कपल के अडॉप्ट करने के बाद ना कि मुझे परिवार मिला बल्कि प्यार करने वाला मॉम डैड और एक छोटी सी बहन मिली। लेकिन 20 साल पहले अचानक से इस दुनिया में कुछ अजीबोगरीब पोर्टल ओपन हुए और उनमें से बाहर निकले मिस्टीरियस डेविल्स। ये डेविल्स कहीं पर भी पोर्टल ओपन करते थे और कहीं से भी बाहर निकल जाते थे, जहाँ पर इंसानों के वेपन यूजलेस थे इनके खिलाफ। एक दिन इसी मिस्टीरियस मॉन्स्टर के हमलों ने मेरे एडॉप्टिव पेरेंट्स को कुचल कर मार दिया और मेरे पेरेंट्स की आखिरी वर्ड थी कि अपनी बहन को लेकर भाग जाओ यहाँ से और उनकी रक्षा करो। जेंग जो बहुत ज़्यादा छोटा था वो कुछ नहीं कर सकता था, अपने आंखों के सामने अपने डैड और मॉम को मरते हुए देखता है और अपनी छोटी बहन को अपने साथ लेके जाता है वहाँ से। अब डेविल्स के खिलाफ लड़ने के लिए मैजिक पावर की जरूरत थी, तो एक दिन एक मैजिक डोमेन अपीयर हुआ और जिन लोगों ने मैजिक डोमेन के अंदर अपने पैर रखा था या फिर यूं कहो कि वो मैजिक डोमेन के अंदर जाके वापस आए थे तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल और एक अनोखी ताकत का मालिक बन चुके थे। इसलिए नेशन ने डीमंस और डिमोनिक बीस्ट के खिलाफ लड़ने के लिए डोमेन फाइटर को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। यहाँ की सरकार जो डोमेन फाइटर एसोसिएशन था, उन फाइटर को जो कि डीमंस के खिलाफ लड़ सकते थे उनको 5 हिस्सों में बांट दिया गया।
और जहाँ डेविल्स के गुफा में हाई रैंक के डिमोनिक बीस्ट होते थे तो उनको मारने के लिए सिर्फ लेवल 5 के मैजिक डोमिन फाइटर को ही भेजा जाता था, क्योंकि लेवल 5 के जो डोमिन फाइटर थे वो सबसे ज़्यादा पावरफुल थे। जो लेवल 5 के डोमिन फाइटर होते थे उनके पास 7 रैंक तक का टैलेंट होता था, जो रैंक डी से लेकर रैंक एसएस तक का पावर एवेकन कर सकते थे। और रैंक जितना हाई होगा डीमंस को मारना उतना ही आसान होगा। जिसके बाद हम हमारा मेन लीड जेंगजे को देखते हैं, जो कि फटाफट से कॉलेज से निकलता है टाइम देखते हुए और कहता है कि आज रात मुझे जल्दी जाना चाहिए, क्योंकि आज रात मैं ए रैंक को एवेकन करूँगा और मुझे एवोल्यूशन को किसी भी तरह से पास करना ही होगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं उनको अपने घर जाता है और अपनी बहन से कहता है कि चलो आज रात हम बाहर खाना खाने जाएंगे। उसकी बहन अपने हाथों में एक जला हुआ चिकन लेके आती है और कहती है कि भाई मुझे माफ़ करना, आज रात तुम्हारा 18th बर्थडे है और मैं तुम्हें सरप्राइज करने के लिए मैं चिकन मसाला बना रही थी, लेकिन ये पूरी तरीके से जल गया है। मैंने इसे पूरी मेहनत से बनाया है, लेकिन किसने सोचा था कि ये एक जला हुआ कोयला बन जाएगा। जेंग अपने कंधे से बैग उतारते हुए नीचे रखता है और कहता है कि आज तो तुमने सचमुच में बहुत ज़्यादा मुसीबत झेली है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं आके खाना बना लूँगा, तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देनी चाहिए थी। तुम्हारी बॉडी वैसे ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, इसलिए तुम्हें खाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जिसके बाद जेंगजे उसके थाली को छीनते हुए कहता है कि ऊपर का तो जल गया, लेकिन नीचे का हिस्सा बहुत ज़्यादा मज़ेदार होता है खाने के लिए। जिसके बाद इनकी नोकझोंक यहाँ पर ख़त्म होती है और नेक्स्ट में हम देखते हैं कि उसकी बहन अपने क्लासमेट के साथ पढ़ाई करने के लिए उसके घर पे जाती है और अपने भाई से कहती है कि मैजिक डोमेन में एंटर करते टाइम अपने आप को ध्यान रखने के लिए। जेंगजे कहता है कि तुम मेरे बारे में चिंता मत करो, 9:30 से पहले घर वापस आ जाना, मुझे चिंता कराने का मौका मत देना। जिसके बाद हम जेंगजे को देखते हैं जो कि अपनी टाइम को देख रहा होता है, उसमें काउंटडाउन लिखा होता है 10 सेकेंड का और वो कहता है कि अब टाइम आ चुका है कि डोमेन में जाने का। वो कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे मैं हारूं या फिर जीतूं, मेरी बहन की शुभकामनाएं मेरे साथ है। और वो अपनी घड़ी को प्रेस करता है लाइक ओमनीट्रिक्स, और जैसे उस घड़ी को प्रेस करता है उसमें से बहुत सारे इलेक्ट्रिक वेव्स निकलने लगते हैं। अब वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और उसके सामने एक पोर्टल ओपन हो जाता है और जैसे वो अपनी आंखें खोलता है वो देखता है कि वो उस पोर्टल के अंदर आ चुका है। ये होता है मैजिकल डोमेन। जैसे जेंगजे डोमेन के अंदर एंटर करता है वहाँ पर एक क्यूट सी फेरी उसको डोमेन के अंदर एंटर करने के लिए स्वागत करती है। डोमेन का सिस्टम उसको बताने कहता है कि तुम कौन हो, अपने बारे में यहाँ पर परिचय दो। जेंगजे यहाँ पर बहुत ज़्यादा नर्वस होता है और वो कहता है कि अच्छा तो ये डोमेन है और यहाँ पर न्यू लोगों को इंटरव्यू लिया चाहता है इस डोमेन के अंदर। इसके लिए मैंने पहले से ही तैयारी कर रखी है। जब मैं बाहर था तब लोग कहते थे कि डोमेन बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, इसलिए अपने आप को बचाने के लिए मुझे सबसे पहले छुपना होगा। और वो सिस्टम को अपने आप को छुपाने के लिए कहता है। वो सिस्टम मान जाती है और उसको एक मैजिकल क्लॉथ देती है। जिसके बाद वो कहती है कि अब वो सब करने के बाद वो कहती है कि आज हम तुम्हारे टैलेंट को परखेंगे कि तुम कौन से रैंक में जाओगे, इसलिए तुम मैजिक बॉल में हाथ रखो ताकि हमें पता चले कि तुम्हें कौन सा रैंक मिला है। जेंगजे बहुत ज़्यादा नर्वस होता है और उस मैजिक बॉल के ऊपर हाथ रखता है और अपने मन ही मन सोचता है कि हे भगवान मुझे प्लीज़ ए रैंक दे देना। और जैसे जैसे वो हाथ रखता है वो बस बोलता जाता है अपने मन के अंदर कि प्लीज़ ए रैंक, बस मुझे ए रैंक मिल जाए। लेकिन जैसे वो हाथ रखता है बॉल थोड़ा सा चमकता है और अब बंद हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता कि यहाँ पर हुआ क्या। ये ऑलरेडी यहाँ पर डेड हो चुका है। वो घबरा के रोने लगता है और लिटिल फेरी से कहता है कि तुम कुछ बोलो, मुझे कौन सा रैंक मिला है। वो कहते हैं आई। जेंगजे रोते हुए कहता है तुम्हारा आई का क्या मतलब है, कुछ बोलो, मुझे कौन सा रैंक मिला है, अगर मुझे ये रैंक नहीं मिला तो मैं क्या करूँगा। और फिर वो रोने लगता है। लिटिल फेरी बॉल को थोड़ा क्लोज से देखती है और कहती है कि तुमको SSS रैंक मिला है, SSS टैलेंट समनिंग आर्ट। जेंगजे कहता है कि क्या मैंने गलत सुना, तुम फिर से एक बार कहो मुझे कौन सा रैंक मिला है। उसे अपने आप पर बिलीव नहीं होता कि उसको ट्रिपल एस मिला है। लिटिल फेरी कहती है कि तुमने जो SS रैंक को एवेकन किया है वो बस लेजेंड लोग ही एवेकन कर सकते हैं। तुम बहुत ज़्यादा लकी हो कि तुमने S रैंक को एवेकन कर सकते हो, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में बस कुछ चुनिंदा लोग ही बचे हैं जो कि इस रैंक को हासिल कर सकते हैं। अब जेंगजे S रैंक को पाके बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो कहता है कि अब तो मैं डायरेक्ट फेमस एकेडमी में एंटर कर सकता हूँ और मेरी फ्यूचर तो बिल्कुल ब्राइट होने वाली है। मुझे SS रैंक मिला है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा अपनी आंखों पर कि मुझे इतना बड़ा रैंक मिला है। लिटिल फेरी सिस्टम की ओर इशारा करते हुए बताती है कि यहाँ पर तुम्हारी सारी चीज़ें और रैंक के बारे में लिखा होगा, तुम इसको देख एक बार चेक कर सकते हो कि तुम्हारे पास कौन कौन सा रैंक है अभी। जेंगजे अपने स्टेटस चेक करता है और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है कि तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, मैंने सोचा नहीं था कि मुझे ऐसा भी रैंक मिलेगा। जिसके बाद वो स्टेटस को देखता है और कहता है कि ओ माय गॉड, ये मैंने क्या देखा कि अगर मैंने एक मॉन्स्टर को मारा तो मैं बस एक ही मॉन्स्टर को समन कर सकता हूँ। अगर ऐसा ही रहा तो मैं अपनी मॉन्स्टर आर्मी कभी भी खड़ा नहीं कर सकता। लेकिन सबसे पहले मुझे अपना स्टेटस चेक करना चाहिए। लेकिन जैसे वो अपने स्टेटस देखता है वो कहता है कि मेरा ओहदा इतना ऊंचा क्यों है,
मेरा मेंटल हेल्थ बाकी लोगों से अलग दिखा रहा है, इसका क्या मतलब है कि मैं यहाँ पर ट्रांसफर होके आया हूँ। जिसके बाद लिटिल फेरी उसको गुड लक बोल के उसको थ्योरी के लिए भेज देती है एकेडमी में, जहाँ पर हम एक लेडी और एक मैन को देखते हैं। लेडी हाथ ऊपर करके कहती है कि जो जो यहाँ पर न्यू आया मेरे पास आ जाए, क्योंकि डीमन थ्योरी एकेडमी में सबकी जांच पड़ताल होगी और जो कभी यहाँ पर न्यू आए वहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं आकर। तभी हम देखते हैं कि एक जगह पर बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो रखी थी। वहाँ पर एक लड़का अपने आप पर बहुत ज़्यादा शो ऑफ कर रहा होता है। वो कहता है कि मेरा रैंक ए रैंक टैलेंट है। दूर से ही दो लोग देख रहे होते हैं। एक बंदा कहता है कि मेरा रैंक बी है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। दूसरा बंदा कहता है कि मैं थोड़ा सा जेलस फील कर रहा हूँ क्योंकि किसी को ए रैंक मिल गया है। ज़ेंग भी इन सब की बातें सुन रहा होता है। एक बंदा घुटनों में गिर के रो रहा होता है क्योंकि उसको डी रैंक मिला होता है। दूसरा बंदा उसको सहानुभूति करता है, कोई नहीं भाई, ऐसा तो चलता रहता है। अभी यहाँ पर डीमन एकेडमी का इंस्ट्रक्टर आता है और कहता है कि सब चुप हो जाओ और जिन जिन को भी अपना हथियार चुनना है वो यहाँ पर आके अपना वेपन चुन सकते हो। जिसके बाद सब बारीकी से अपना अपना हथियार चूज कर लेते हैं। यहाँ पर इंस्ट्रक्टर उनको बताता है कि यहाँ पर जो नौसिखिए आए हैं मैं सबको बता देता हूँ, अगर कोई डोमेन में जाके मर जाता है तो उसका रियल डेथ हो जाएगा और ये जगह यहाँ की लॉ से चलती है, तुम्हें यहाँ का लॉ मानना ही पड़ेगा। और ना केवल तुम्हें बस मॉन्स्टर के बारे में बल्कि यहाँ के इंसानों के बारे में भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ना दोस्त दोस्त होते हैं और ना दुश्मन दुश्मन होते हैं। यहाँ पर कोई भी किसी के ऊपर भरोसा आसानी से मत करना, क्योंकि इस जगह पर कोई भी भरोसे के काबिल नहीं है। सबको अपना अपना ध्यान रखना पड़ेगा खुद से। और वो लेडी बताती है कि अगर किसी को यहाँ से लीव करना होगा तो तुम लोगों को यहाँ पर आना पड़ेगा, तब जाकर तुम लोग यहाँ से लीव कर सकते हो। बिना थ्योरी का सिग्नेचर से तुम यहाँ से लीव नहीं कर सकते। अब हर किसी को अपना वेपन चुनने के बाद लास्ट में ज़ेंग बचा होता है, वो दौड़ते हुए यहाँ पर आता है। वो लेडी कहती है सबसे पहले अपना सिग्नेचर बताओ कि तुम्हारा कौन सा रैंक है, जिसके बाद तुम अपना वेपन चूज कर सकते हो। ज़ेंग यहाँ पर झूठ बोलता है, वो अपना रैंक डी बताता है। पीछे जो लोग रहते हैं इसका डी रैंक सुन के वो हंस पड़ते हैं। ज़ेंग उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता। वो कहता है कि यहाँ पर जो मॉन्स्टर है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। अगर यहाँ पर मुझे बचना होगा तो सबसे पहले मुझे अपने रैंक को छुपाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हाई रैंक के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर सुरक्षित नहीं है। तो सबसे पहले मुझे अपने आप को बचाना होगा और ताकतवर बनना होगा। इसके बाद उससे पूछा जाता है कि वो कौन सा वेपन को चूज करना चाहेगा। वो एक तीर और धनुष को चूज करता है। बाकी के लोग कह रहे होते हैं देखो फिर से एक डी रैंक का बच्चा आ गया। इन जैसों को तो अपने एक रियल वर्ल्ड में जाना चाहिए और कोई एक जॉब ढूंढ कर वहीं पर रहना चाहिए, ना कि इस वर्ल्ड में आना चाहिए था। वो आदमी उसको देते हुए क्रॉसबो को कहता है कि इसका डैमेज तो ज़्यादा नहीं है लेकिन ये लॉन्ग रेंज के लिए काफ़ी है, ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए काफ़ी है अगर तुम इसको चलाना सीख गए तो। वो आदमी ज़ेंगज़ो को कहता है कि सावधान रहना, जो लोग अपने आप पर ध्यान देते हैं वही काफ़ी लंबे समय तक टिक पाते हैं। यहाँ पर वो लेडी कहती है कि आखिरकार सब वेपन खत्म हो गया, मैं तो आज बहुत ज्यादा थक गई हूँ। जिसके बाद वो मैन उस लेडी से पूछता है कि कितनों ने ए रैंक को हासिल किया है। वो लेडी लिस्ट देख के बताती है कि ओनली 3। वो आदमी कहता है कि इस जनरेशन के बच्चे तो बेकार है। दूसरी तरफ वो आदमी देखता है कि ज़ेंग बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा होता है अपने धनुष को सही निशाने पर लगाने की, लेकिन उससे हो नहीं रहा होता। ज़ेंग कहता है कि एरो चलाना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है, ये तो सही निशाने पर लग ही नहीं रहा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं मॉन्स्टर के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो लोग मुझे दूसरा मौका नहीं देंगे धनुष चलाने का। तो बेहतर इसलिए होगा कि मुझे धनुष चलाने के लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं अपने बचाव की तरफ और किसी भी बीस्ट को समन नहीं कर सकता, इसलिए मुझे इसके ऊपर महारत हासिल करना होगा। जिसके बाद वो धनुष लेके बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करता है और तब तक प्रैक्टिस करता है जब तक उसका निशाना सही जगह पर जाकर नहीं लग जाता। हम देखते हैं कि उसके हाथ पूरे छिल चुके थे और उसके हाथों में छाले पड़ चुके थे। और इतना प्रैक्टिस करने के बाद वो कहता है कि अब टाइम आ चुका है जाने का। जिसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कुछ लोगों के पीछे एक स्पीड टर्टल पड़ा होता है और वो लोग इस टर्टल से अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं। वो टर्टल लगभग इनको खाने ही वाला होता है। ज़ेंग के क्रॉसबो आके उस टर्टल के सर के ऊपर लगती है, जिससे उस टर्टल का ध्यान भटक जाता है। जिसके बाद उस मॉन्स्टर टर्टल की ओर हाथ दिखाते हुए कहता है कि हेलो क्यूटी पाई टर्टल, चलो हम लोग फ्रेंड्स बनते हैं। लेकिन इसकी ये हरकतों से उस मॉन्स्टर टर्टल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसको मारने के लिए उसको पीछे भागता है और अपनी जान बचा के ज़ेंग से भाग रहा होता है। वो कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा डरावना है। इसके बाद वो दौड़ाते हुए उस मॉन्स्टर टर्टल को अपने पीछे लेके आता है और एक इलेक्ट्रिक खंबे के पास ले जाके उसके ठीक सामने आते ही वो वहाँ से हट जाता है, जिससे उस टर्टल को बहुत जोर से झटका लगता है और उस टर्टल का टर्टल भरता बन जाता है। जिसके बाद वो अपनी एरो निकालता है और उस टर्टल को पर मारता है, जिससे वो जो जख्मी टर्टल होता है वही वहीं पर मारा जाता है और वहीं पर डिस्पेयर हो जाता है।
और उस टर्टल को मारने के बाद उसको एक 1 लो रैंक एनर्जी मैजिक सोल मिलती है। इसके बाद उस बॉल को उठाते हुए कहता है कि मैंने सही सोचा था कि अल्टर बैरियर का मैजिक का इस्तेमाल करना मेरे लिए सही साबित हुआ। और ये जो लो रैंक मैजिक सोल है कोई रंगों की भी हो सकती है और हर रंग की अलग अलग मीनिंग होती है। ये 0.01 से लेकर 0.1 से लेकर 1 तक का रैंक बढ़ सकता है। जेंगजी कहता है कि सबसे पहले मुझे इसको संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि मैंने इंटरनेट में देखा था कि जो निचले रैंक के सोल होते हैं उसको लगभग 1000 रुपए में बेचा जा सकता है। इसके बाद उसके सामने एक विंडो ओपन होती है और वहाँ पर कहा जाता है कि तुमने एक 1 रैंक का लावा टर्टल को खत्म किया है, क्या तुम कोई क्लोन को समन करना चाहते हो? वो खुश होता है और समन करने के लिए बटन को प्रेस करता है। जिसके बाद हम देखते हैं एक मैजिकल ओबरा वहाँ पर अब आती है और उसी के सामने ठीक वही लावा वाली टर्टल वापस आ जाती है, जिसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। जिसके बाद वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि ये मेरी फर्स्ट समन विस्ट है और उस विस्ट को थोड़ा सा सहलाने लगता है।